गुड इवनिंग दोस्तों, हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति और ईजीसी क्लासेस बाय एग्जामपुर चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। सोशियोलॉजी सेक्शन में मॉक टेस्ट की जो आपकी सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और बाकी क्वेश्चंस को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि विस्तृत परिवार छोटे परिवार के ठीक विपरीत है। विस्तृत परिवार का अस्तित्व निम्न में से किस देश में नहीं है। अब अगर आप बात करें परिवार की दृष्टि को लेकर, तो जैसे कि हमने पहले टाइप्स को जरूर लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि फिर से एक बार आपका रिवीजन उस संदर्भ में हो जाए। तो आपने देखा होगा, अगर आप सिर्फ इस टाइप से देखें डेवलप्ड कंट्रीज के फॉर्मेट को, और जो आपके अनडेवलप्ड कहें या फिर एक तरीके से इन डेवलपमेंट प्रोसेस वाले देशों को आप काउंट करें, तो उनमें आपने एक बेसिकली चीज क्या देखी है कि इन देशों में आपको ब्लेंडेड फैमिली, डेवलप्ड कंट्रीज में फैमिली वाइज चॉइस और न्यूक्लियस फैमिली, इसके प्रारूप जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहीं इन देशों में आपको क्या एक्सटेंडेड फैमिली का फॉर्म और जॉइंट फैमिली का फॉर्म, ये आपको दोनों देखने को ज्यादा मिलेंगे। अब अगर आप सिर्फ क्वेश्चन की तरफ है तो उसमें दिखा अमेरिका, भारत, बांग्लादेश, नेपाल। अब इन तीनों के अंदर आप एक सिमिलरिटी देखेंगे, एक ही महाद्वीप के अंदर है, तीनों आप अपने साथ में क्या है बॉर्डर भी शेयर करते हैं और सांस्कृतिक और सामाजिक जो संदर्भ है वो भी शेयर होते हैं। जैसे आप अगर सिर्फ भारत नेपाल को देखें तो भारत के उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के इन सब के साथ में भाई उसका बॉर्डर टच होता है। कई सारी जातियां भी आपको यहां पर और वहां पर सेम दिखेंगी। नेपाल का बहुत सारा जो कल्चर है वो आपको उनके तराई क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इसी तरह से बांग्लादेश में आपको बंगाली कल्चर पूरा देखने को मिलेगा, ठीक। इसी तरह अब आते हैं आप अमेरिका के ऑप्शन पर, तो अमेरिका के टर्म में क्या समझ में आता है, एक तो डेवलप्ड है, तो यहां पर किस टाइप के देखे जाते हैं, न्यूक्लियस फैमिली का टाइप आप ज्यादा देखेंगे, फैमिली बाय चॉइस, ब्लेंडेड फैमिली, इस टाइप के फॉर्मेशन आपको ज्यादा देखेंगे। क्योंकि हमने देखा था कि नागरिक समाज के ऊपर जो फर्क पड़ रहा था बहुत ज्यादा, वो कहीं ना कहीं इस बात का फर्क पड़ रहा था कि उन देशों के अंदर औद्योगिक विकास किस स्तर पर हुआ। हालांकि कई सारे जो आपके समाजशास्त्री हैं उन्होंने इस चीज को नकारा भी है। वो कैसे नकारा, तो उन्होंने उसके कुछ आपके एविडेंस दिए। वो एविडेंस क्या थे, उन्होंने बात की कि यूरोप को लेकर कि भाई यूरोप के अंदर पहले से भी इस बात का प्रचलन चल रहा था न्यूक्लियस फैमिली का। तो यूरोप में अगर डेवलपमेंट आप अगर देखेंगे तो 17 और 18 सेंचुरी में देखा गया है बड़े पैमाने पे, अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर बात करें, लेकिन वहां पर तो पहले से ही न्यूक्लियस फैमिली का टर्म चल रहा था। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आप इंडस्ट्री को, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को समाज में परिवर्तन की, फैमिली के टाइप्स में परिवर्तन की रीड नहीं मान सकते, उसको बेसिक उसका नहीं मान सकते कि भाई वही एक बहुत बड़ी वजह रही होगी, ठीक है। वजह कई दफा यह भी है कि वहां पर कैसे धर्म प्रचलित रहे, धर्मों का आधार क्या था, ठीक है, और धर्म किस आधार पर थे। अब जैसे अगर आप इन चार में से तीन को देखें, अंतिम तीन को, तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब में अगर सभ्यता की सिर्फ प्राचीन प्रारूप को अगर आप देखें तो मूल जो धर्म यहां पर रहे वो धर्म क्या थे, हिंदू धर्म थे। बाद में जैसे जैसे इस्लामिक शासक आते गए, इस्लामिक शासन रहा, उस हिसाब से वहां यहां पर आपको मुस्लिम पॉपुलेशन भी दिखी। लेकिन आप एक चीज देखिएगा कि धर्म जो है वो तो स्प्रेड होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कल्चर आपको स्प्रेड होता हुआ दिखे। कल्चर आपको अलग अलग दिखेगा। कैसे, जैसे अगर आप बात करें भारत को लेकर, तो भारत में बहुत सारे खान पान के व्यंजन के तरीके, और खान पान में आपको वेस्टर्न एशिया का दिख जाएगा इंपैक्ट, लेकिन टोटली नहीं दिखेगा भाई, टोटली इंपैक्ट आपको नहीं दिखेगा। जैसे कैसे, अगर आप नॉर्मली खाने को लेकर बात करें तो चपाती जैसे रोटी वगैरह जो बनती है अगर आप अफगानिस्तान वगैरह में है, सीरिया में है, यमन में है, तो वहां पर आप देखेंगे वहां पर ब्रेड वाला वो टाइप जो तंदूर वाला जो होता है उसका बहुत ज्यादा फॉर्मेशन चलता है। कि आपके यहाँ पर ऐसा है, आपके यहाँ पर नॉर्मल मुस्लिम फैमिली है, वहां पर नॉर्मली चपाती भी खाई जाती है, उस ब्रेड वाले फॉर्मेट पर नहीं है, वो जो तंदूर वाली जो रोटी होती है, मोटे मोटे बन टाइप के, जो लंबे समय तक जो है जो बना के रख दिए जाते हैं और लंबे समय तक इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों में उनकी खपत हो जाती है आसानी से, ठीक है। भारत में ये चीजें नहीं चल पाएंगी, यहाँ पर खराब हो जाएगा, हमारा क्लाइमेट उस चीज को नहीं एक्सेप्ट करता। तो कहीं ना कहीं धर्म
आपको बढ़ता दिखता है, कल्चर नहीं दिखता। अब कल्चर अगर स्प्रेड नहीं होता तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तो उसका इंपैक्ट उनके फैमिली सिस्टम पर भी पड़ने वाला है। कैसे? जैसे कि आप अगर देखें भारत के संदर्भ में, तो भारत में जो भी धर्म है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो आपका बौद्धिस्ट हो, जैन हो, या फिर हिंदू धर्म के लोग हो, आपको उन सब के अंदर फैमिली के अंदर कई सारी सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी। कई सारी सिमिलरिटीज देखने का मतलब जैसे कि शादी विवाह अगर आप देखें एज एग्जांपल के तौर पर, तो शादियों में सम्मिलित तौर पर सब लोगों का मिलकर काम करना, जब तक शादी नहीं हो जाती, एक नियत समय तक रुकना उस परिवार में जहां पर शादी है, सारे रिश्तेदारों का इकट्ठा होना, ये कल्चर किसी धर्म से संबंधित नहीं है, ये भारतीय समाज की विशेषता है, ये हमारे यहाँ की विशेषता है। हालांकि ये लगभग हर समुदाय में रहा है कि भाई आप जब भी पर्व इस तरह से चीजें मनाएंगे तो आप इकट्ठे होंगे, लेकिन भारत में आपको ये चीज हर धर्म के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक लोकल कल्चर भी काम करता है। धर्म स्प्रेड हो गया बट वो कल्चर नहीं आ पाया, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, उस तथ्य को स्पष्ट करती है जिस तथ्य में बोला गया कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नॉट अ मेन रीजन फॉर फैमिली चेंजेस। ठीक है, तो फैमिली के टाइप में जो चेंजेस हुए हैं उसके लिए आप इसको बहुत बड़ा रीजन नहीं ठहरा सकते। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? ए, इसका क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यायिक अलगाव के कौन से आधार नहीं है? पहला आपका एक दूसरे के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार, दूसरा अत्याचार, तीसरा व्यभिचार, चौथा बिना किसी वजह से 2 वर्ष या अधिक समय तक दूसरे पक्ष को छोड़ देना। अब अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट अगर आप बात करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13 इन्हें 5 बेसिस को लेकर बात की थी। तो 5 बेसिस आपके क्या क्या थे? सबसे पहला आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या है? उपेक्षापूर्ण व्यवहार, मतलब ये नहीं है, ठीक है, अत्याचार, या इसको आप घरेलू हिंसा, और जो शब्द इसका इस्तेमाल किया गया वो है क्रूरता। ठीक, दूसरा व्यभिचार, मतलब के अडल्टरी, ठीक है, शादी होने के बाद भी किसी और के साथ में संबंधों का स्थापित करना। तीसरा परित्याग, जो कि आपका चौथा स्टेटमेंट है। चौथा आपका मानसिक मंदता, अगर 2 में से कोई एक व्यक्ति जो है मानसिक तौर पर बुद्धि का कोथ है, मेंटली अनस्टेबल है, ठीक है, मेंटली ठीक नहीं है उसकी कंडीशन, मानसिक तौर पर मंदता है, तो ऐसे में उसको भी रीजन माना गया। और अंतिम था उनका धर्मांतरण। अब यहां पर कहीं पर भी क्या उपेक्षापूर्ण व्यवहार का जिक्र किया जा रहा है? इनमें से किसी में भी नहीं है। अब जब इसी की बात करें तो सेक्शन 13V को लेकर भी लिख लीजिए हिंदू मैरिज एक्ट में, वहां पर आपसी सहमति से तलाक, ये आपका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो ठीक है, तो सेक्शन 13B को भी ध्यान रखेंगे, कभी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है देन आप उसका आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? ए, एक दूसरे के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार इसका आधार आपका नहीं है, जबकि परित्याग, व्यभिचार, अत्याचार अथवा क्रूरता अथवा घरेलू हिंसा, मानसिक मंदता और धर्मांतरण, इनको आप रीजन के तौर पर काउंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार कोई भी पुरुष या स्त्री किसी धर्म या जाति में विवाह कर सकते हैं? पहला विशेष विवाह अधिनियम, दूसरा शारदा अधिनियम, तीसरा उत्तराधिकार अधिनियम, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर करिए। देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ये इस बात की अनुमति देता है कि कोई भी स्त्री या पुरुष किसी भी धर्म के अंतर्गत शादी कर सकते हैं। मतलब अगर आप करना चाहते हैं देन आपको, अगर आपको लीगली वो जो साइंड अप चाहिए, आपको अपनी वैधता चाहिए, देन आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो है अपना रजिस्ट्रेशन शादी का करवाना होगा। ठीक है, तो विशेष विवाह अधिनियम इस बात की इजाजत देता है कि आप किसी अन्य धर्म में भी जाकर शादी कर सकते हैं। ठीक है, अन्य जाति में भी आप शादियां कर सकते हैं। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं है? पहला धर्म का पालन, दूसरा पुत्र की प्राप्ति, तीसरा रति या यौन आवश्यकताओं की संतुष्टि, चौथा व्यक्तिवादिता। इसका आंसर करिए। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं है? आपने अगर पीएन प्रभु का स्टेटमेंट भी आपको ध्यान हो तो पीएन प्रभु ने कहा था कि विवाह के 3 उद्देश्य हैं, और वो उद्देश्य क्या क्या बताए थे आपको? पहला धर्म, दूसरा रति और तीसरा प्रजा। अब धर्म का यहां पर अर्थ हो जाता है धर्म का पालन, सही है। रति का अर्थ हो जाता है यौन आवश्यकताओं की संतुष्टि, और प्रजा का अर्थ हो जाता है पुत्र की प्राप्ति या वंश आगे बढ़ाना, ठीक है, वंशानुगत क्रम को तय रखना, ठीक, या संतान पैदा करना, ये सारी चीजें। तो क्या बचता है? सिर्फ क्या बचता है आपका? व्यक्तिवादिता, ठीक है। तो व्यक्तिवादिता हिंदू धर्मशास्त्र, अगर आप शास्त्रों के अनुसार भी चलना चाहें देन आपको व्यक्तिवादिता वहां पर कहीं पर भी आपको लिखित नहीं मिलेगा। सिर्फ धर्म, रति और प्रजा इनको रखा गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन किसका है? खुदा ने मुझको अनेक अच्छाइयों के साथ एक बुराई भी दी है जिसे तलाक कहा जाता है। हजरत मोहम्मद, फैयाज, सरदेसाई, कारवे। इसका आंसर करिए। चलिए देखिए, इसका आंसर है आपका हजरत मोहम्मद, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? हजरत मोहम्मद ने ये कहा था कि भाई अच्छाइयों के साथ भी एक जो बुराई दी है वो तलाक के तौर पर मौजूद है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि भाई तलाक को उन्होंने एक बुराई के तौर पर माना है। और अगर आप किसी अन्य धर्म को लेकर भी अगर आप बात करें तो जैसे कैथोलिक्स को लेकर अगर आप बात करना चाहते हैं ईसाइयों में, तो ईसाइयों में कैथोलिक भी तलाक को क्या मानते हैं? तलाक को उन्होंने माना ही नहीं है। उन्होंने कहा तलाक जैसा कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, मतलब कि तलाक को उन्होंने अच्छा नहीं माना, इसीलिए भाई इसको नेग्लेक्ट किया गया है, खत्म किया गया है। उन्होंने संदर्भ में बोला है कि अगर किसी विवाह की ऐसी कंडीशन हो जाती है, कोई शादी इस नतीजे पर पहुंचती है कि दोनों पति पत्नी एक साथ नहीं रह सकते, जो युग्म है वो बना नहीं रह सकता, जो युगल है वो नहीं रह सकते, देन उस शादी को that marriage will be described as null and void मतलब कि उसको पूरी तरह से खत्म और निष्क्रिय करार दिया जाएगा, मतलब कि ये थी ही नहीं, that was not a marriage, उसका वो अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाएगा, null and void। ये नहीं है कि आपको डाइवोर्स का वो दे दिया संज्ञा, नहीं। तो कैथोलिक परंपराओं के अनुसार उसको null and void करार दिया जाता है, ठीक है, ऐसी शादियों को, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से मुसलमानों में इद्दत किसको कहते हैं? इज्जत को, तलाक को, 3 मासिक धर्मों को, 4 मासिक धर्मों के बीच 3 माह की अवधि को। इसका आंसर करिए। इद्दत किसको कहा जाता है? देखिए, तलाक की एक अवधि के बाद में लड़की जब अपने मायके आती है तो उसका एक समय होता है 3 महीने 10 दिनों का, ठीक है। उस दौरान क्या है कि उसको निर्देश होते हैं कि वो गैर मर्द के सामने न जाए, गैर मर्द को चेहरा न दिखाए। तो ये
जो अवधि है वो 3 महीने 10 दिन के बाद की अवधि को बोला जाता है। ठीक है, तो अब 3 महीने 10 दिन के हिसाब से क्या हो जाएगा, 4 मासिक धर्मों के बीच की 3 माह की अवधि। क्योंकि अगर आप देखें 3 महीने 10 दिन बोला गया, दैट मींस कि वो 3 महीने से ज्यादा है और 4 महीने से कम है। तो ऐसी अवधि कब बनेगी, जब वो 4 मासिक धर्मों के बीच की 3 अवधि हो। क्योंकि अगर आप उस साइकिल को भी देखें, काउंट करेंगे, देन वो साइकिल भी इसी हिसाब से काउंट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोल गोधाड़ी प्रथा, विवाह की प्रथा निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है। पहला ऑप्शन है आपका भील, दूसरा नागा, तीसरा हो, चौथा खासी। इसका आंसर करिए। गोल गोगाड़ी विवाह की प्रथा किस में प्रचलित है। देखिए, जनजातियों में विवाह की प्रथा को लेकर आपने क्या बात की थी, हमने पिछली हम जनजातियों में विवाह की प्रथा को लेकर अगर आप देखें तो आपकी पिछली क्लासेस में हमने बात की थी कि अलग अलग टाइप्स है, जिसमें हट हो, चाहे सेवा हो, ठीक, चाहे उसमें अपहरण को आप काउंट करना चाहते हैं, चाहे उसमें क्रय को आप काउंट करना चाहते हैं। तो जनजातियों में विवाह की अलग अलग प्रथाएं थी, जो वर्तमान समाजों में आपको जनजातियों के अलावा भी नॉर्मली देखने को मिल जाएगी क्षेत्रीय स्तर पर। ठीक है, उसके अलावा भी आपको क्षेत्रीय स्तर पर मिल जाती हैं। ठीक, अब आते हैं इस स्टेटमेंट की तरफ कि गोल गोघाड़ी विवाह की जो प्रथा है वो किसमें प्रचलित है आपकी। देखिए, तो गोल गोगाड़ी किसमें है आपकी, भील में। ठीक है, और भील को लेकर एक ध्यान रखिए कि भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजातियों में से एक जनजाति भील है। ठीक है, कुछ ही जनजातियां भील है, गोंड है, इन्हीं को जो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है इनकी। उसके अलावा बाकी जनजातियों की इतनी संख्या नहीं है, इतना भील और गोंड वगैरह की आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से मुस्लिमों में विवाह की एक आवश्यक शर्त क्या है। पहला है मेहर, दूसरा पर्दा, तीसरा पत्नी को खर्चे पानदान, तीसरा इनमें से कोई नहीं, अंतिम। एक आवश्यक शर्त क्या है, विवाह की शर्त, विवाह में किसको अदा किया जाता है। तो विवाह को लेकर एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इस्लाम में अगर विवाह को लेकर बात करें तो 4 चीजें आवश्यक होती हैं। ठीक है, जिन 4 लोगों का होना आवश्यक है, वर, वधू, ठीक, मतलब लड़का लड़की, काजी और गवाह। यदि गवाह अनुपस्थित है, ठीक है, अगर ये अनुपस्थित होता है तो ऐसी शादियों को क्या करार दिया जाता है, फासिद करार दे दिया जाता है। ठीक है, अगर किसी शादी में गवाह अनुपस्थित है तो उसको फासिद करार दे देंगे। या फिर 5वां निकाह है किसी का, मतलब कि ऑब्वियसली पुरुष की बात हो रही है, इनका अगर 5वां निकाह हो रहा है, 5वीं बार शादी कर रहे हैं, तब भी उसको फासिद करार दे दिया जाएगा। ठीक है, तब भी उसको फासिद करार दे दिया जाएगा। तो कुछ अगर मिनिमल रिक्वायरमेंट्स वो अगर पूरी नहीं हो पाती है तो ऐसे निकाह को फासिद करार दे देते हैं। बाद में उनमें सुधार की गुंजाइश होती है, वो पूरी कर ली जाती है। लेकिन जिनमें सुधार की गुंजाइश ही नहीं है, जो बिल्कुल गैर इस्लामी परंपरा को लेकर है, ऐसे निकाह को बातिल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, बातिल। जबकि मुताह आपको अस्थायी प्रथा के तौर पर देखने को मिलता है शियाओं में। ठीक, तो इसमें क्या होगा, विवाह की आवश्यक शर्त क्या होती है, मेहर, और मेहर की राशि ही अदा करने के बाद ही तलाक को मंजूरी भी दे दी जाती है। ठीक है, अगला है मनुस्मृति के लेखक निम्न में से कौन है। मनुस्मृति के लेखक इनमें से कौन है, इसका आंसर करिए। और मनु के अनुसार विवाह के प्रकार कितने हैं वो भी आप मुझे बताइए। विवाह के कितने प्रकार हैं, इसका भी उत्तर दीजिए। चलिए, मनुस्मृति के लेखक कौन है आपके, मनु ही है भाई। बौधायन वगैरह को लेकर तो बौधायन ने तो आपके किसका पाया था, जो प्रमेय आपको मिलता है ना त्रिभुज का, कि कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो वो जो थ्योरम देखने को मिलती है, अगर आप में से किसी का मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा हो तो अपना बौधायन का नाम सुना होगा।
सुना पाइथागोरस का है कि वो पाइथागोरस प्रमेय है, लेकिन शुरुआत उसकी बौधायन ने की थी। ठीक है, तो कुछ किताबों में पुरानी में बौधायन पाइथागोरस प्रमेय लिखा जाता है उसको। बस अंतर इतना है कि हमारे भारतीयों की कमी रहती है। होता क्या है कि हम लोग कुछ इन्वेंट भी कर लेंगे, कुछ कर भी लेंगे, देन उसको बताएंगे नहीं, आगे स्प्रेड नहीं करेंगे। वो एक होता था ना कि कोई सेकंड या थर्ड रैंकर जो होता है, हमेशा देखिएगा उसकी आदत होती थी स्कूल कॉलेज वगैरह में कि दूसरे बच्चों को पूछ लेगा क्वेश्चन आंसर, बट वो बच्चा कॉपी नहीं दिखाया करता था। वो कॉपी नहीं दिखाया करता। मेरे साथ कई बार हुआ है। एक बार ही था, बाद में हालांकि दोस्त बन गया। तो स्टार्टिंग में क्या किया कि कॉपी वगैरह मुझे जो है नहीं, मतलब जैसे मेरे से पूछ लिया उसने 2-3 क्वेश्चन के आंसर, जब मेरा नंबर आया पूछने का, यार बताता नहीं था। मैं पापा को बताया, पापा बार लेक्चर दिए इस बात को, कह रहे तो तुम भी मत बताया करो, हाँ अपने उस पर ध्यान दो, क्या है। लेकिन ऐसे होते हैं, वही चीज इनके साथ भी होती थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जब पति एक ही तुहर के समय 3 बार तलाक 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 शब्द का उच्चारण करता है तो ऐसे तलाक को निम्न में से क्या कहते हैं? तलाक कुल उद्दत, तलाक तहजीब, तलाक अहसन, तलाक उल सुन। इसका आंसर करिए। देखिए, तो ऐसे तलाक को तलाकुल विद्दत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तलाकुल विद्दत उनको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसे विवाह जो मुस्लिमों में हो ही नहीं सकते निम्न में से क्या कहलाते हैं? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कुछ ऐसे विवाह जो बिल्कुल गैर इस्लामी परंपरा को बोला गया, हो ही नहीं सकते। ठीक है, उनको ठीक भी नहीं किया जा सकता। जैसे फासिद है तो फासिद को ठीक किया जा सकता है, गवाह मौजूद नहीं है तो ऐसे फासिद हो गया। 5वां निकाह है दिन को फासिद हो गया, लेकिन उनमें सुधार की गुंजाइश होती है। ठीक है, लेकिन इनमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। चलिए, तो ऐसे विवाह को क्या बोलेंगे? आप बातिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऐसे विवाह को बातिल। जबकि जिनमें सुधार और जिनमें कतिपय उल्लंघन हो गया हो उनको हमने क्या बोल दिया था? वो फासिद बोला था उनको। ठीक है, और दूसरी प्रथा कौन सी? मुता थी, तो उनको हमने क्या बोल दिया था? वो आपके अस्थाई विवाह उनको बोला था। क्या बोला था? अस्थाई विवाह प्रथा उनको बोला जाता है। ठीक है, होता क्या है कि पीरियड के लिए, एक समय के लिए निश्चित तय कर दिया जाता है कि इतने समय तक जो है ये पति पत्नी के तौर पर रहेंगे, शौहर बीवी के तौर पर रहेंगे। उसके कुछ समय बाद जैसे वो समय पूर्ण हो जाएगा उसके बाद में वो निकाह स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन उस दौरान हुई संतानों का क्या? तो उस दौरान हुई संतानों को पिता की संपत्ति होती है उसमें से कुछ हिस्सा दिया जाता है। उनकी इस्लामिक परंपराएं जो भी है उनके अकॉर्डिंगली उनको हक दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिमों में विवाह के कितने प्रकार प्रचलित हैं? चलिए कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? इतने दिनों से कई बार जिक्र हो चुका है, तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कितने टाइप हैं। सही निकाह, मतलब कि पूरी तरह से इस्लामिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए उनको निकाह या सही निकाह। मुताह, ऐसे विवाह जो कि अस्थायी तौर पर किए गए, ठीक, और एक समय के बाद, एक समय पूरा होने के बाद में उनको समाप्त हो जाते हैं। और जो भी संतान होगी उसके पिता की राशि, पिता की जो संपत्ति है उसमें से कुछ एक राशि या कुछ एक हिस्सा उनको मिलता है। तीसरे, फासिद, ऐसे विवाह जिनमें कुछ उल्लंघन हुए हो, परंपराओं का पालन ना कर पाए हो। भाई एक जैसे रिचुअल्स होते हैं उन रिचुअल्स का पूरा नहीं हो पाए, जैसे हमारे रिचुअल्स होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ अगर आप हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में क्या होता है? हिंदू धर्म के अंतर्गत त्रयोदश संस्कार के तौर पर देखते हैं उसको कि भाई ये 13वां संस्कार है, और इसके अंतर्गत उनके कुछ कुछ के अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग 39 रिचुअल्स हैं, किसी के अकॉर्डिंग 49 रिचुअल्स हैं। तो अलग अलग रिचुअल्स की अपनी जो काउंटिंग दी गई है सबने। लेकिन कुछ कुछ है जैसे सप्तपथी होना जरूरी है, 7 फेरे वाला सिस्टम, तो वो चीज ऐसे ही यहाँ पर भी है। कुछ अगर चीजें पूरी नहीं होती हैं देन उनको फासिद। और जो विवाह बिल्कुल ही हो ही नहीं सकते, दे आर नॉट लीगल, देन उनको बातिल के तौर पर। कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप। कितने होंगे आपके? सिर्फ 4 टाइप आपके होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा बहुपति विवाह का दोष नहीं है? ठीक है,
बहुपति विवाह का दोष नहीं है। इसका आंसर करिए। पहला, बहुपति विवाह के कारण बच्चे कम पैदा होते हैं। दूसरा, बहुपति विवाह से जनसंख्या में वृद्धि होती है। तीसरा, बहुपति प्रथा से स्त्रियों का स्वास्थ्य खराब होता है। चौथा, बहुपति विवाह के कारण स्त्रियों में बालापन पनपता है, बालपन पनपता है। बताइए। देखो, सबसे पहली चीज, बहुपति विवाह क्यों होते थे, तो उनके क्या थे, दो आधार हमने देखे थे कि पहला तो ऐसे समाजों में हुए जहां पर लिंगानुपात में भारी कमी दर्ज की गई। ठीक, ऐसे चाहे वो समुदाय ट्राइबल्स रहे हों या फिर ऐसे समुदाय आपने नॉर्मली देख लिए। ठीक है उनके कहीं पर कुछ कुछ अलग अलग प्रारूप है। दूसरे, वहां पर जहां पर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको लगता है कि एक व्यक्ति, एक पुरुष अकेला एक स्त्री के साथ मिलकर शादी करके परिवार को नहीं चला सकता, वो उतना अर्न भी नहीं कर सकते कि वो शादी को चला पाए। देन वो क्या करेंगे, तो सोचा कि भाई हम 2 या 3 पुरुष मिलकर एक स्त्री के साथ शादी करते हैं। अब ऐसा 2 टाइप में हुआ। पहला तो वो जो भाई थे सगे, तो 4-5 भाई थे, 3 भाई 4 भाई जो भी थे, उन्होंने एक स्त्री के साथ शादी रचाई, एक परिवार अपना बनाया। कई दफा ऐसा हुआ जिनमें अलग अलग, ठीक है, वो अभ्रातत्व वाला टाइप जो था, जिसमें कि जरूरी नहीं है कि वो जो 4 पति होंगे या 3 पति होंगे या 5 होंगे 6 होंगे, जो भी हो, वो सारे के सारे आपस में भाई के तौर पर हो, मतलब कि उनके एक ही ब्लड लाइन हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है अलग नस्ल के हो, अलग प्रजाति के हो, अलग जाति के हो, अलग कुल के हो, अलग वर्ग के हो, अलग धर्म के हो, अलग कबीले के हो, अलग समुदाय के हो। ठीक है, तो उनको अभ्रातत्व बोला गया। अब बहुपति विवाह को अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये इसका कभी भी कोई दोष नहीं है कि बहुपति विवाह से जनसंख्या में वृद्धि होती है, स्त्रियों का स्वास्थ्य खराब होता है, ये है, बालपन पनपता है, ये भी रीजन है, कम बच्चे पैदा होते हैं, ये भी है, लेकिन जो भी है इसको आप दोष नहीं मानेंगे। ठीक है, कि बहुपति विवाह से जनसंख्या में वृद्धि होती है। ठीक, अगला है आपका, बहुपति विवाह का मुख्य कारण निम्न में से क्या है। पहला, स्त्रियों की संख्या का पुरुषों के बराबर होना। अब भाई स्त्रियों पुरुषों की संख्या अगर बराबर है तो बहुपति विवाह तो बहुत कम चांसेस है, होना ही नहीं है। ठीक है, दूसरा, स्त्रियों की संख्या का पुरुषों की संख्या से अधिक होना। अब अगर ऐसा होता है तो यहां तो बहुपत्नी वाला सिस्टम हो जाना चाहिए ना भाई, स्त्रियों की संख्या ज्यादा है पुरुषों की कम है, तो यहां तो बहुपत्नी वाला सिस्टम हो सकता है, बहुपति का फिर भी नहीं। तीसरा, स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कम होना, ये रीजन डी दिया गया है, अत्यधिक निर्धनता। अब आप अपने स्व क्या होगा, क्योंकि तो देखो, मुख्य कारण जो इसका माना है ना, वो हमेशा उन समाजों में माना गया जिन समाजों में निर्धनता का स्तर बहुत ज्यादा था। ठीक है, बहुपति विवाह का जो सिद्धांत सबसे सर्वाधिक देखने को मिला, वो मिला उन समाजों में जहां पर अत्यधिक निर्धनता थी। उनको लगा था कि परिवार चलाना ही मुश्किल है, परिवार को चलाना ही दुश्वार हो रहा है। तो ऐसे में उन लोगों ने क्या किया कि भाई हम 3 या 4 पुरुष मिलकर या अपने आपस में भाई मिलकर जो है एक स्त्री के साथ में शादी रचाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ ये टाइप उन्होंने रखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनु के अनुसार निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं है। चलिए इसका आंसर करें। मनु विवाह के अनुसार जो उन्होंने बोला था कि विवाह जो अच्छा है, तो सर्वोत्तम के लिए उन्होंने ब्रह्म को बोला था, जबकि पिशाच को उन्होंने निम्नतम में काउंट किया था। ओवरऑल कितने थे, 8 टाइप थे आपके, ब्रह्म, गंधर्व, प्रजापत्य, आर्ष, उसके बाद राक्षस, पैशाच, असुर, इन सबको उन्होंने किसमें काउंट किया है, इन सबको निम्नतम में काउंट किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका कि कौन सा कथन विवाह में आधुनिक परिवर्तन को नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो आफ्टर द क्लास इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप करिएगा। ठीक है,
क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा। क्लास अगर अच्छी लगी देन उसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आफ्टर द क्लास मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा। तो आज की आपकी इस क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।